अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब? जी, आवाज़ क्लियर है सबको मेरी? जी स्टूडेंट्स। तब तक आवाज़ क्लियर है मेरी? आवाज़ आ रही है आप सबको? बेटा रिस्पॉन्स किया करें सब लोग क्लास में। कितने मौजूद हैं? तो सभी रिस्पॉन्स किया करें कि बस ज्वाइन करके आप लोग हो जाते हैं साइड पे। जी बेटा। बाकी सब? फिजियोलॉजी स्टार्ट करना है आज हमने। फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 3, ब्लड। ठीक है। आप जानते हैं आप लोगों के बायोकेमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, माइक्रो के 2। एनाटॉमी कंप्लीट है आपकी। और फिजियो का आज हमने थर्ड चैप्टर जो है स्टार्ट करना है। फिजियो के पहले 2 ही हुए थे। ब्लड का चैप्टर है हमारा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उससे पहले मेक श्योर सबको मेरी आवाज़ क्लियर है। मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोगों का, क्लास स्टूडेंट्स। ओके, बात करते हैं कि ब्लड बेसिकली होता क्या है। ब्लड क्या है? ठीक है। ब्लड हम कह सकते हैं कि ब्लड एक फ्लूइड है। ब्लड इज अ फ्लूइड। ब्लड एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है बॉडी के अंदर। थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, पूरी बॉडी में एक सर्कुलेटिंग टिश्यू है स्पेशल टाइप का, जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन में होता है। ये मीजोडर्मल ओरिजिन का क्या मतलब है? जो मीजोडर्मल ओरिजिन वर्ड आया है, इसका मतलब होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे, आप कह लो कि एक अबंडेंट ओरिजिन होता है ये। ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? ग्रेट वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स। ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा फंक्शन जो है ये शो ऑफ करता है, चाहे वो मसल्स का है, बोन, कार्टिलेज, थ्रू आउट कार्डियक वेस्कुलस, हार्ट सिस्टम, जितना भी है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो ये सब मीजोडर्मल ओरिजिन में पाए जाते हैं। अगर बात करें कंपोजिशन की, तो ब्लड बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ब्लड को। एक सेलुलर पार्ट और एक नॉन सेलुलर पार्ट। अभी सेलुलर पार्ट और नॉन सेलुलर पार्ट क्या होता है बेसिकली? सेलुलर पार्ट में आता है हमारा, आपको लिखा हुआ है कि आरबीसीज। ठीक है। और डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। सेलुलर पार्ट में ये मेजरली 3 चीजें आती हैं। सेलुलर पार्ट में मेजरली 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। मेसोडर्मल मैंने बताया हमारी बॉडी में काफी पॉइंट्स ऐसे हैं, काफी हमारी बॉडी में चीजें ऐसी हैं जो मेसोडर्मली ओरिजिनेट हो रही होती है। मेसोडर्मल ओरिजिन यानी कि हमारी बॉडी का सबसे अबंडेंट ओरिजिन है। ये रिप्रेजेंट करता है बॉडी का ग्रेट वैरायटी ऑफ फंक्शंस। ठीक है। फिर चाहे वो सर्कुलेशन में हो, एब्जॉर्प्शन पे हो, रेगुलेशन में हो, मसल स्ट्रेंथनिंग का काम हो, बोन की स्ट्रेंथनिंग का काम हो। और सेलुलर पार्ट की मैं बात करता हूँ कि उसमें 3 होते हैं: रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल का अदर नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। जरा ओवरऑल बात करें अगर, ये बहुत कॉमन बात है, आप सबको पता है कि आरबीसी जो एरिथ्रोसाइट्स है उनका मेजर फंक्शन क्या होता है? दे कैरी ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। ऑक्सीजन कैरी करके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन तक पहुंच जाते हैं। क्लियर? आरबीसी का फंक्शन कैरी ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। अब अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की, व्हाइट ब्लड सेल्स, बेसिकली इनका क्या काम होता है बॉडी के अंदर, इनका रोल क्या होता है? जो ल्यूकोसाइट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल, वो क्या करते हैं? प्रोवाइड डिफेंड, डिफेंड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड डिफेंड बॉडी अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा हो या होने वाला हो, ठीक है, या हुआ है, तो वहां पे व्हाइट ब्लड सेल अपना काम सर अंजाम देते हैं। प्लेटलेट जो थर्ड टाइम है
हमारी, उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का फंक्शन क्या है, बताएं जरा जल्दी से मुझे। थ्रोम्बोसाइट्स का फंक्शन क्या है जी, एनीवन? थ्रोम्बोसाइट्स का मेजर फंक्शन होता है ब्लड क्लॉट बनाना। क्या मतलब, दे मेक ब्लड क्लॉट एंड हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग। बिल्कुल बेटा, यानी कि अगर हम बात करें कोई भी जख्म हो गया, कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है बॉडी के किसी भी पॉइंट से, हम एक्सटर्नली क्या करते हैं, बीइंग अ ह्यूमन हम ऐसा करते हैं कि बैंडेज वगैरह अटैच कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ब्लीडिंग होना रुक जाए। लेकिन इंटरनली क्या होता है, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स एक्टिव होते हैं और वो उस जगह पे जो है माइनर सा क्लॉट बनाते हैं, ताकि खून बाहर की तरफ बहना बंद हो और वापस अंदर की तरफ रेगुलेशन स्टार्ट हो, ठीक है। दे मेक ब्लड क्लॉट एंड हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग। अब अगर बात करें, हम हमेशा याद रखना प्लेटलेट्स का जब भी फंक्शन पूछा जाए तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है, दे मेक ब्लड क्लॉट एंड हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग। क्योंकि जो प्लेटलेट्स काम कर रहा है वो एक पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, जबकि अगर क्लॉटिंग की बात की जाए तो ब्लड क्लॉटिंग अगर हो जाए तो वो तो एक बीमारी बन जाती है, ठीक है। अगर ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग बन जाए, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाए, खून जमना शुरू हो जाए, तो वो तो एक सीरियस कंडीशन है, एक खतरनाक बीमारी है। लेकिन जो प्लेटलेट्स काम करता है, ब्लड क्लॉट बनाता है, माइनर ब्लड क्लॉट, वो एक पॉजिटिव वे में बनाता है, वो बॉडी को हेल्प करने के लिए बनाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं, सेलुलर पार्ट जो अभी हमने तीन देखे वो 45% होते हैं, और नॉन सेलुलर पार्ट में आता है प्लाज्मा, वो 55% की रेशियो में मौजूद होता है। प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन क्या होती है बेसिकली, उसमें 91% वाटर होता है और 9% सॉलिड पार्ट पे वो मुश्तमिल होता है हमारा प्लाज्मा बॉडी का। क्लियर है? ये रेशियो परसेंटेजेस याद करनी है, एमसीक्यू की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ब्लड है, ठीक है, ब्लड कोई भी ब्लड सैंपल, ब्लड ड्रॉप है, कुछ भी है, एक ब्लड के अंदर काफी सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो हमने वो सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं जो कि एक ब्लड में पाए जाते हैं। अगर हम फर्स्ट बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रोटीन्स की, ठीक है, तो प्रोटीन का भी हम बायोकेम में चैप्टर पढ़कर आए हैं, ठीक है। एल्बुमिन की रेशियो 4.5 से 5.5% तक होती है एक ब्लड के अंदर, ठीक है। और एल्बुमिन क्या होता है, एल्बुमिन इज अ प्रोटीन मेड बाय योर लिवर, बताया मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में। एल्बुमिन एक ऐसी प्रोटीन है जो लिवर में बनती है, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा ये हॉर्मोन्स भी कैरीज करता है अपने अंदर, विटामिन भी अपने अंदर कैरीज करता है, इसके अलावा एंजाइम भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर फाइब्रोनोजिन की बात करें, फाइब्रोनोजिन नंबर नेक्स्ट प्रोटीन जो है हमारी सेकंड पे, फाइब्रोनोजिन भी एक प्रोटीन है। फाइब्रोनोजिन के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि ये एक ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें ग्लाइकोजन भी होती है और प्रोटीन्स भी है ये, ऑब्वियसली प्रोटीन तो है, लेकिन इसके साथ ग्लाइकोजन भी इन्वॉल्व होता है। ये भी लिवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये सर्कुलेट करता है ब्लड को सारे वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, ओवरऑल वर्टिब्रेट्स। क्लियर हो गई बात? फाइब्रोनोजिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस इन द लिवर that circulates in the blood of all vertebrates. Any confusion? फाइब्रोनोजिन की बात करें, फाइब्रोनोजिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ग्लाइकोजन पे इन्वॉल्व होता है, मतलब ग्लाइकोजन भी इस प्रोटीन में इन्वॉल्व होती है। लीवर में ये बनता है, ठीक है, लीवर में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा सर्कुलेट करता है ये ब्लड के अंदर सारे वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है बेसिकली, ग्लोबुलिन हमारा एक ऐसा ग्रुप है प्रोटीन का, ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन। ये ब्लड में पाया जाता है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लीवर फंक्शंस। क्या मतलब, आपने टेस्ट के नाम सुने, LFT RFT, बड़े कॉमन टेस्ट है, नॉर्मल डे लाइफ में यूज होने वाले टेस्ट हैं। CBC, LFT, RFT। CBC स्टैंड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT स्टैंड फॉर लिवर फंक्शन टेस्ट, और RFT स्टैंड फॉर राइट रीनल फंक्शन टेस्ट जी। तो ये वो टेस्ट हैं जो डेली बेसिस पे हो रहे हैं, ठीक है। हर डॉक्टर जो है वो ये इलाज में प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जो ग्लोबुलिन्स हैं वो हमारी ऐसी प्रोटीन है, ग्रुप है प्रोटीन का जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, उसका रोल क्या है,
लीवर फंक्शन को मेंटेन करना, अगर लीवर में कोई फंक्शन है तो उसके अगेंस्ट फाइट करना, ठीक है। लीवर में अगेंस्ट, अगर लीवर के अगेंस्ट कोई फंक्शन वहां पे यानी कि कोई इन्फेक्शन है तो वहां पे फाइट करता है ये ग्लोबुलिन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन की। नंबर 4 पे हमारी प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। ऑब्वियसली एक प्रोटीन है, ठीक है, इज अ प्रोटीन। सेम बात इसके लिए भी वही है कि मेड बाय लिवर, इसको भी जो है लिवर बनाता है, ठीक है, इस प्रोटीन को। ओके। और अगर बात करें कि ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर आप कह लें इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। ये भी एक टेस्ट का नाम है। अगर आपने कभी सुना हो किसी रिश्तेदार का या किसी फैमिली मेंबर का कभी कोई टेस्ट हुआ हो, पीटी विद INR समथिंग लिखा होता है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब पीटी, पीटी विद INR, ठीक है। पीटी स्टैंड फॉर प्रोथ्रोम्बिन। मेरी बात याद रखें, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है कैपिटल P एंड स्मॉल t, PT, प्रोथ्रोम्बिन। ये एक ऐसी प्रोटीन है जो लिवर में बनती है, ठीक है। और इसके अलावा जब भी कोई कट वगैरह लगता है, कोई इंजरी होती है, कोई ब्लीडिंग होती है, तो प्रोथ्रोम्बिन ऐसी प्रोटीन है जो प्लेटलेट्स के साथ एक्टिव हो जाती है क्लॉट बनाने के लिए। समझ आई बात की? क्लॉटिंग फैक्टर होता है ये एक। नंबर 5 बात करते हैं प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट। प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट मतलब वो कॉम्प्लीमेंट जो प्लाज्मा में इन्वॉल्व होते हैं और वो 20 प्रोटीन्स अपने अंदर कंटेन रखते हैं, उनके अंदर 20 प्रोटीन्स तक होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं नॉन नाइट्रोजनस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? बेसिकली यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, अमाइनो एसिड और अमोनिया। क्रिएटिनिन, ये जो यूरिया और यूरिक एसिड है ये क्या होता है? बेसिकली यूरिक एसिड का आपको पता है कि ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह में होता है ये यूरिक एसिड, जो है ह्यूमंस में भी होता है। और यूरिया का आपको पता है कि यूरिया ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन के साथ, लिक्विड होता है बेसिकली ये, ठीक ठीक है। और यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है बर्ड्स वगैरह में, रेप्टाइल्स में, एज अ सॉलिड विद फीकल मैटर। कुछ समझ आ रही है बात, क्या बात हो रही है? यूरिया और यूरिक एसिड दो डिफरेंट चीजें हैं। यूरिया जो है ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन एक्सक्रीट करते हैं यूरिन के साथ, लिक्विड होता है बेसिकली ये। और यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं बर्ड्स वगैरह, रेप्टाइल्स वगैरह, ठीक है। उनका सॉलिड जो होते हैं, उनके फीसिस उनकी सॉलिड होती है, उसकी बात हो रही है। आगे नेक्स्ट वर्ड है क्रेटिनाइन। क्रेटिनाइन क्या होता है? इट इज अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ क्रेटिन फॉस्फेट। जब क्रिएटिन फॉस्फेट होती है उसको ब्रेक डाउन किया जाए, उसकी ब्रेक डाउन के जो हमें प्रोड्यूस होता है सब्सटेंस, वो कहलाता है क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन है क्या? बेसिकली मसल, हमारे मसल्स में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है ये, ठीक है। हमारे मसल्स में इन्वॉल्व होती है क्रिएटिनाइन। मसल्स में ऑब्वियसली ब्लड में भी इसका काम होता है, मसल्स में भी इसका काम होता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात है अमाइनो एसिड पे, तो आपको पता ही है अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। और अमोनिया ऑब्वियसली NH3 ग्रुप। नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। बेटा पेज नंबर 53 है, टाइम से ज्वाइन किया कि करें क्लास, लेट ना हुआ करें, मैंने अक्सर यही कहा है। आगे पढ़ते हैं नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, वो कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, गैलेक्टोज, फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड। क्या मतलब? ये तो बहुत कॉमन बात है, ठीक है। ग्लूकोज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उनमें गैलेक्टोज होता है, फॉस्फोलिपिड होती है और ट्राइग्लिसराइड। ये वही जो आपने सारी बातें बायोकेम में पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम कौन कौन से होते हैं? बेसिकली अमाइलेज, कार्बोनिक एनाइड्रेज, लाइपेज, फॉस्फेटेज, SGPT, SGOT, LDH। ये क्या है बेसिकली? फर्स्ट बात करते हैं अमाइलेज की। अमाइलेज एक एंजाइम का नाम है, एक ऐसा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है, यानी कि जिसमें हाइड्रोलिसिस होती है स्टार्च की शुगर्स में। जब स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जाए, शुगर्स में कन्वर्ट किया जाए, स्मॉल शुगर्स में, तो जो एंजाइम बनता है, कैटालाइज होता है, उसे कहा जाता है एमाइलेज। क्लियर? एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो तब कैटालाइज होता है जब हाइड्रोलिसिस की जाए स्टार्च की इनटू शुगर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस।
कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है बेसिकली? ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर जिंक होता है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम, ठीक है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है। इसको ये कैटालाइज करता है, रिवर्सिबल हाइड्रेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की रिवर्सिबल हाइड्रेशन, ठीक है, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल हाइड्रेशन, चेंजेबल। नेक्स्ट बात करते हैं लाइपेज की। लाइपेज बेसिकली क्या है? लाइपेज एक एंजाइम की ऐसी क्लास है, ठीक है, अगर आप नोट करो, इसमें लाइपेज के LIPASE जो स्पेलिंग है, ये लिपिड से मिलते जुलते हैं, लिपिड, उसमें भी फर्स्ट LIP आता है, लाइपेज में भी सब फर्स्ट LIP आता है। तो लाइपेज क्या है? ये एक ऐसा एंजाइम है जो तब कैटालाइज होता है जब हाइड्रोलिसिस की जाए फैट्स की, मतलब लिपिड की, मतलब फैट्स की, ठीक है, फैट्स की हाइड्रोलिसिस की जाए तो जो एंजाइम कैटालाइज होता है वो लाइपेज कहलाता है, ठीक है। लाइपेज इज अ क्लास ऑफ एंजाइम दैट कैटालाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। क्लियर है क्लास? किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन? जी, कोई क्वेश्चन? जी बेटा, स्टूडेंट्स। LDH पे तो अभी आए भी नहीं बेटा, LDH पे तो अभी आए भी नहीं है हम। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक ऐसा एंजाइम होता है जिसके अंदर जिंक होता है, जिंक, ZINC, जिंक, बिल्कुल, जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है, जो तब कैटालाइज होता है जब हाइड्रेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड की हाइड्रेशन हो, वो भी रिवर्सिबल। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज अ जिंक कंटेनिंग एंजाइम that catalyzes the reversible reaction, reversible hydration of carbon dioxide, ठीक है, ये कैटालाइज करता है रिवर्सिबल हाइड्रेशन को कार्बन डाइऑक्साइड की। लाइपेज मैंने बताया ये हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट जब होगी तो तब ये एंजाइम जो है वो पेश आता है। फॉस्फेटेज क्या होता है? फॉस्फेटेज जो है बेसिकली ये एक ऐसा एंजाइम है जो रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को फ्रॉम अ प्रोटीन, ऐड नहीं करता, रिमूव करता है। फॉस्फेटेज एक ऐसा एंजाइम है दैट रिमूव्स अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ प्रोटीन, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप को जब प्रोटीन से रिमूव करना हो तो वो एंजाइम जो ये काम करता है उसका नाम है फॉस्फेटेज। बेटा क्या रिपीट, क्या पूछ रहे हैं आप? क्वेश्चन बोलें, क्वेश्चन बताएं। जी बेटा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर जिंक होता है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम, जिंक अपने अंदर रखता है, और वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिवर्सिबल हाइड्रेशन करवाता है, रिवर्सिबल, चेंजेबल, बार बार की जाने वाली हाइड्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो जो एंजाइम होता है उसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और फॉस्फेटेज में बता रहा था, फॉस्फेटेज एक ऐसा एंजाइम है जो रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को फ्रॉम अ प्रोटीन, प्रोटीन में से अलग करना हो तो। अच्छा, ये जो आगे लिखा है SGPT और SGOT, ये दोनों भी टेस्ट हैं, इनको भी किया जाता है आमतौर पर, जो है इनको भी लिखा जाता है हमारे, कभी आपको डॉक्टर, आपने गौर किया हो तो प्रेस्क्रिप्शन में लिखा होता है। SGPT की सबसे पहले तो फुल फॉर्म आप लिखें, SGPT के आगे, SGPT stands for serum glutamate pyruvate transaminase, सीरम ग्लूटामेट पायरोवेट ट्रांसएमिनेज। ये एमसीक्यूज आता है SGPT और SGOT की एब्रिविएशन के हवाले से, इनकी फुल फॉर्म का एमसीक्यूज आ जाता है। मैं आपको जो है रिटर्न में सेंड कर देता हूँ SGPT और SGOT का। जी बेटा, कर रहा हूँ। बेटे मैंने आपको SGPT सेंड किया है, SGPT की फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामेट पायरोवेट ट्रांस एमिनेस, ये इसकी फुल फॉर्म है इस टेस्ट की, ये एक टेस्ट का नाम है, ठीक है, इसको नोट करें सब लोग अपनी बुक के ऊपर ही।
SGPT stands for सीरम ग्लूटामेट पायरोवेट ट्रांस एमिनेज। ब्लड टेस्ट है, इसके लिए जो भी ब्लड टेस्ट होगा उसके आगे जब एस लिखा हो तो समझ जाए सीरम की बात हो रही है। सीरम स्टैंड्स फॉर ब्लड, ठीक है। अब बात आती है कि जो SGPT टेस्ट है मींस सीरम ग्लूटामेट पायरावेट ट्रांस एमिनेज, ये एक ऐसा एंजाइम है, एक ऐसा टेस्ट है जो किया जाता है लीवर के लिए। ये एक ऐसा एंजाइम है जो लीवर में पाया जाता है, ठीक है। ये जो SGPT एंजाइम लिखा हुआ है ये लीवर में फाउंड होता है, फाउंड इन द लीवर। और जब लीवर में किसी किस्म की खराबी चल रही हो और डॉक्टर हमें टेस्ट लिख कर दें तो उसमें SGPT लाजमी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये लीवर की फंक्शनिंग बताता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो लीवर में फाउंड होता है। इसका फुल फॉर्म तो आपने लिख ली, साथ इसकी नॉर्मल रेंज भी लिखें कि एक ब्लड सीरम के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। MCQ है बहुत इंपॉर्टेंट। द नॉर्मल रेंज ऑफ SGPT, द नॉर्मल रेंज ऑफ SGPT इज 7 to 56 यूनिट्स पर लीटर ब्लड सीरम। ये स्टेटमेंट मैं आपको रिटर्न में सेंड कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट इसके नेम के साथ लिख लें। नॉर्मल रेंज ऑफ SGPT, ये बेटा जब आपने SGPT का जो है उसका फुल फॉर्म लिखी है ना, उसी के आगे इसकी वैल्यू भी लिखी कि जो SGPT की नॉर्मल रेंज है जो होनी चाहिए वो है 7 से लेकर 56 तक यूनिट, 7 to 56 यूनिट पर लीटर ब्लड स्ट्रीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, ये नोट करना है, ठीक है। SGPT एक एंजाइम है जो लीवर में पाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामेट पायरोवेट ट्रांस एमिनेज। ये टेस्ट क्यों किया जाता है? जब लीवर में कोई खराबी चल रही हो, खाना हजम नहीं हो रहा, लीवर खराब होने वाला है, लीवर खराब हो रहा है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है सीरियस वाली, तो तब SGPT किया जाता है। SGPT की नॉर्मल रेंज क्या होती है? 7 से लेकर 56 यूनिट्स पर लीटर ब्लड स्ट्रीम। इज दैट क्लियर? अगर रेंजेस SGPT की 56 से अबव हो जाए तो इसका मतलब है कि काम बहुत खराब है, लीवर बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। लीवर बिल्कुल भी सही नहीं है, लीवर का जो है बहुत ज्यादा काम खराब है, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ पड़ा है लीवर। और अगर 7 से भी लो है तो उसका मतलब भी यही है कि लीवर इतना श्रिंक है, इतना सिकुड़ा हुआ है कि वो ना तो अपने अंदर वाटर इनटेक कर सकता है, ना अपने अंदर फूड इनटेक रख सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर 7 से बिलो होगा तो लीवर श्रिंक होगा, 56 से अबव होगा तो लीवर जो है उसकी जो वेन्स वेन्यूल जो आर्टरीज होंगी लीवर के ऊपर वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी होंगी। एनी डाउट? कोई पॉइंट ना समझ आया अभी तक? जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं SGOT। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनको नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, वाइवा में भी पूछा जाता है। SGOT क्या होता है? SGOT जो है इसकी फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज। इसकी भी मैं आपको जो है रिटर्न में सेंड करता हूँ, इसके आगे आप नोट कर लीजिएगा फुल फॉर्म। ये बेटा मैं आपको नेम सेंड कर रहा हूँ SGOT का। SGOT स्टैंड्स फॉर सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज। ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये भी एक एंजाइम ऐसा है जो कि लीवर में ही पाया जाता है, ठीक है। इसके आगे भी S जो है मेंशन है, S स्टैंड फॉर सीरम, मतलब ये भी ब्लड ब्लड टेस्ट ही होता है, ब्लड के जरिए किया जाता है, ठीक है। और सेम ये एंजाइम भी SGPT की तरह लीवर में ही पाया जाता है। SGOT लीवर में पाया जाता है, लीवर में फाउंड होता है, ठीक है। और इसको जो लीवर सेल्स बना रहे होते हैं
थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी फूड इंटेक बढ़ती है, तो इसको लिवर सेल्स हमारे बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब कभी लिवर सेल डैमेज हो जाए एसजीपीटी की वजह से, एसजीपीटी के ज्यादा या कम होने की वजह से जब लिवर डैमेज हो जाए, तो क्या होता है, ये जो एसजीओटी है, इसके सेल जो है उनकी लीकेज शुरू हो जाती है, वो एलिवेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। समझ आई बात की? जब स्टार्ट होगा काम एसजीपीटी से, एसजीपीटी से, अगर एसजीपीटी जो है वो नॉर्मल नहीं रहा, या तो कम हो गया 7 से, या 56 से ज्यादा हो गया है, मतलब लीवर डैमेज, अगर ये हो गया, ठीक है, वैल्यूज खराब हो गई, तो फिर एसजीओटी जो एंजाइम है वो अपने आप एलिवेट हो चुका होगा, लीक हो चुका होगा, लीवर के अंदर की जो सेल्स है वो इससे खत्म कर देते हैं खुद ब खुद, ठीक है। क्लियर? ठीक। और वैल्यू आपने याद रखनी इसकी, एसजीपीटी की, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट एंजाइम की, एलडीएच। ये एलडीएच बेसिकली क्या है? इसका मतलब होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस टेस्ट। लिख कर सेंड कर देता हूं आपको, स्पेलिंग गलत कर देते हैं फिर आप। बेटा एलडीएच टेस्ट जो है उसकी फुल फॉर्म होती है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस टेस्ट। अब एल स्टैंड्स फॉर, एल स्टैंड्स फॉर लैक्टेट, ठीक है, एल स्टैंड्स फॉर लैक्टेट, और डी स्टैंड्स फॉर डी, एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजिनेस। सो कोलेक्टिवली डी एच स्टैंड्स फॉर डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, ये याद रखना है आपने। क्लियर? ये तो मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी एलडीएच की। अच्छा, ओके, एसजीओटी की जो वैल्यू, हाँ एसजीओटी की वैल्यू मिस हो गई है, ठीक है, वो भी आप नोट करें, एसजीओटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। एसजीओटी की जो वैल्यू है वो बिटवीन 8 and 45 यूनिट पर लीटर ऑफ सीरम। लिखकर सेंड करता हूँ आपको, नोट कीजिएगा। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, बिल्कुल बिल्कुल, 8 और 45 होती है इसकी, ठीक है, यूनिट्स पर लीटर ऑफ सीरम या पर लीटर ऑफ ब्लड। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, एसजीओटी की वैल्यू। ओके, एलडीएच पे वापस आते हैं। एलडीएच क्या है बेसिकली? ठीक है, एलडीएच का मतलब होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस टेस्ट। क्या मतलब, ये क्या होता है? ये एक ऐसा टेस्ट होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जिसमें लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है। तो ये एक एंजाइम है बेसिकली जिसे प्रोटीन बनाते हैं मिलकर। इसका काम क्या है, एलडीएच का काम होता क्या है, ये कैसा एंजाइम है, इसका काम क्या है? इसका काम होता है बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उनको स्पीड प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड्स स्पीड टू द सर्टेन केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस है उनको स्पीड प्रोवाइड करता है, उनको तेज करता है, ठीक है, उनका जो है आपकी स्पीड बढ़ाता है, रफ्तार बढ़ाता है। अगर एलडीएच बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक अ कोलेस्ट्रोल, ठीक है, हाई लेवल हो जाए इसका, ठीक है, तो इसकी जो है क्या हो सकता है, बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं वो डैमेज हो सकते हैं, बॉडी में जितने भी इंफेक्शन आ सकते हैं, टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इंफेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। क्लियर होगी बात? और अगर बात करें कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है, हमने ये तो पढ़ लिया कि एलडीएच जो है ज्यादा हो जाए तो फिर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के जितने भी टिश्यूज है वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? इसकी नॉर्मल रेंज होती है बिटवीन 140 टू 80, 140 से 280 के दरमियान की इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ये आपने नोट करना है, ठीक है। 140 से 280 तक,
ये एलडीएच की नॉर्मल वैल्यू है इन द ह्यूमन बॉडी। यहां तक क्लियर है सबको? आगे है पिगमेंट में भी लिखा है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या होता है? बिलिरुबिन का टेस्ट किया जाता है। बिलिरुबिन एक ऐसा टेस्ट है जो मेजर करता है ब्लड के अंदर और हमारे यूरिन के अंदर बिलिरुबिन लेवल को। अगर बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाए तो इसका मतलब है कि बाइल की डिजीज होगी। जो बाइल होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, तीली जिसे कहते हैं उर्दू में, तीली, ठीक है, अगर वो बढ़ जाए तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। लीवर भी ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, स्टमक भी खराब हो जाएगा। बिलिरुबिन कहा जाता है तीली को। और अगर ये बढ़ जाए, ये नॉर्मल रहना चाहिए, नॉर्मल से कम हो जाएगा तो भी किसी किसी सिचुएशन में ठीक होता है। हाँ, अगर ज्यादा हो जाए तो फिर काम खराब हो जाता है, फिर डायरेक्ट अटैक होता है लिवर पे। जी जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो इनके डिटेल बताइए। एसजीपीटी, एसजीओटी, एलडीएच की नॉर्मल वैल्यू, इनकी फुल फॉर्म, और ये कहाँ से पाए जाते हैं, कहाँ पे होते हैं ये, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट ये टेबल करते हैं, फिर बहुत इजी है, बस इस टेबल तक ही करेंगे आज। ओके, टेबल देखते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, क्लोरीन, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयन, आयोडीन, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, ये सब के सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। इनमें से आप सारे ना भी याद करें तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 4 से 5 आप याद कर लीजिएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अच्छा, बात करते हैं जो टेबल है, टेबल का मकसद क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तीनों टाइप के जो सेल है हमारे, यूट्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, इनका यहाँ पे एक दूसरे से कंपैरिजन दिखाया है कि तीनों का ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन मतलब तीनों बनते कहाँ से हैं, कहाँ बनना स्टार्ट होते हैं। ओरिजिन मतलब बनने का अमल, फॉर्मेशन। लाइफ स्पैन मतलब कि उसका लाइफ ड्यूरेशन क्या है। लाइफ स्पैन कहा जाता है कि आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर, यानी कि कितने साल तक वो जिंदा रह सकता है जो भी चीज है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं बारी बारी। जो इरिथ्रोसाइट्स हैं, रेड ब्लड सेल, इसकी ओरिजिन होती है रेड बोन मैरो से। जो बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, ठीक है, वहां से हमारे रेड ब्लड सेल बनना शुरू होते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल कहाँ पे बनते हैं? लिम्फ नोड में या फिर स्प्लीन में, वहां बनते हैं। प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं? प्लेटलेट्स की ओरिजिनेशन होती है मेगा कैरियोसाइट्स से। ये मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं बेसिकली? मेगा कैरियोसाइट्स ऐसे सेल्स का नाम है, लिखें डेफिनेशन लिखें। मेगा कैरियोसाइट्स are that cells, megakaryocytes are that cells which are responsible for the production of thrombocytes या platelets। मेगाकैरियोसाइट्स उन सेल का नाम है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि वो प्लेटलेट्स बनाएं, वो और किसी चीज को नहीं देखेंगे। मेगाकैरियोसाइट्स आर दैट सेल्स which are responsible for production of thrombocytes। क्लियर? अगर देखते हैं लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन आपके सामने मेंशन है कि रेड ब्लड सेल का 120 डेज का होता है। इतने देर बाद एक रेड ब्लड सेल जो 120 दिन का हो गया है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। उतने दिनों में कई न्यू सेल बन चुके होते हैं, ठीक है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाइट ब्लड सेल का 13 से 20 दिनों का है और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट का 5 से 9 दिनों का है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स, बेटा प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स मींस प्लेटलेट्स। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, न्यूक्लिएटेड या नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब किसमें न्यूक्लियस होता है किसमें नहीं होता। तो आरबीसी के न्यूक्लियस नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में होता है, और प्लेटलेट्स में भी नहीं होता। अगर शेप की बात करें तो जो आरबीसी है इनकी शेप बाइकनकेव होती है, आरबीसी के सेल्स की। व्हाइट ब्लड सेल जो है इरेगुलर शेप के होते हैं और प्लेटलेट्स भी इरेगुलर शेप के होते हैं। कलर की बात करें तो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल वो ऑटोमेटिकली रेड होते हैं क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और जो ल्यूकोसाइट्स है उनका कलर व्हाइट होता है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ओके, मैं रिपीट करता हूं, पहले ही सुन लो। जो व्हाइट ब्लड सेल हैं उनकी जो उनका जो कलर है वो रेड नहीं होता। शेप की बात करें, सॉरी, हम शेप पे आते हैं वापस। जो इरिथ्रोसाइट्स है उनकी बाइकन कैप, जो ल्यूकोसाइट्स है वो इरेगुलर शेप और प्लेटलेट्स भी इरेगुलर शेप के। अब काउंट देखते हैं, काउंट तादाद कितनी होनी चाहिए। आरबीसी के काउंट 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर पर क्यूब, ठीक है। और ल्यूकोसाइट से 6,000 to 8,000। प्लेटलेट्स के 1,50,000 या उससे भी ज्यादा, ठीक है, ये आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है। कलर की बात मैं कर रहा था, कलर जो है आरबीसी का हमेशा रेड होता है क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी का, व्हाइट ब्लड सेल का,
रेड कलर नहीं होता, उनका व्हाइट होता है, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। और जो प्लेटलेट्स है वो पर्पल कलर के होते हैं, उनका कलर पर्पल होता है, डार्क पर्पल, ठीक है। आरबीसी की कोई टाइप नहीं होती, सिर्फ अकेले एक टाइप के होते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल है वो दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। प्लेटलेट्स की कोई टाइप नहीं होती। अब बात करते हैं, ये जो ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स लिखे, इसका मतलब क्या होता है। ये ऐसे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, ऐसे ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स कंटेन करते हैं अपने अंदर ग्रेन्यूल्स, मतलब उनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात की। ग्रेन्यूल्स मींस, ग्रेनुलोसाइट्स मींस उनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद है उनके साइटोप्लाज्म में। और ए ग्रेनुलोसाइट सेल वो होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। क्लियर? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? मेगाकैरियोसाइट्स की डेफिनेशन मैं रिपीट करूं, नोट करें। मेगाकैरियोसाइट्स आर दैट टाइप ऑफ सेल which are responsible for the production of thrombocytes. Megakaryocytes are that type of cell which are responsible for the production of thrombocytes. आज यहीं तक करेंगे, कल इंशाल्लाह ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज से, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड नेक्स्ट है। अच्छा, उसके साथ में आपको कल का टेस्ट बताया चलूं, रिमाइंड करवा दूं आपको। कल आपको थर्सडे कल, और आपका टेस्ट है फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और 2, ठीक है। क्लियर है सबको कल के टेस्ट के बारे में? समझ आ गई? कल आपका टेस्ट होगा फिजियोलॉजी के चैप्टर 1 और 2 का। 1 तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, उसमें सिर्फ एक डेफिनेशन है। ओके, पहले आपका लेक्चर होगा, हम जो है यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे, ब्लड का चैप्टर ऑनवर्ड पढ़ेंगे, फिर आपके बाद उसके बाद टेस्ट हो जाएगा। अब मुझे बताएं, आज के लेक्चर में कोई बात नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो शेयर करें, डिस्कस करें, बताएं मुझे। कल आपका टेस्ट होगा बेटा, थर्सडे है ना कल। फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और 2, फिजियो का चैप्टर 1 और 2। ओके बेटा, बस अच्छे से सुना करें, अच्छे से जो है वो एब्जॉर्ब किया करें, ठीक है। लिसनिंग पावर अच्छी करें अपनी। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन? एनी डाउट? हाँ जी बेटा, मैं आपको बताता चलूं कि जो अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया ब्लड का, आप समझे आपका फिजियो का जो पेपर है, फिजियो का पेपर, आप समझे उसमें से 50% इस चैप्टर में से आना है। आप यूं समझ ले, ठीक है। ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके फिजियो का पेपर का 50% पोर्शन इस चैप्टर में से आता है। तो इसकी इतनी डिटेल जरूरी है, इसकी हर चीज की डिटेल आपने साथ साथ लेकर चलनी है, ठीक है। और जो है आपका टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है तो कर लें। ओके बेटा, कल का टेस्ट सबको क्लियर है, चैप्टर फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और 2। ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।